वजीर आजम को एहतसाब इस्तेहसाल लगने लगा, तलखियां बढ़ गईं। ये तो बताओ नवाज शरीफ पर इल्जाम क्या है? पनामा के भंवर में घिरी हुकूमती कश्ती, क्या किनारा मिल पाएगा? नवाज शरीफ को रिजाइन करवाएं। रिजाइन रोज सुबह उठते हैं ये इस्तीफों की भीख मांगते हैं। मैं इस्तीफा नहीं मांग रहा, मैं कह रहा हूं जेल में जाएंगे आप। 40 साल से इल्तवा का शिकार तरक्की का गेटवे, लवारी टनल बिलाखिर मुकम्मल। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का जो हेड है उसने अपने कजन को 49,000 पाउंड का यानी 50 लाख रुपए से ऊपर रकम का कॉन्ट्रैक्ट दिया। ये आपका पैसा है, आपका, जिसको इतनी बेदर्दी के साथ लुटाया गया। और बाकी जो है वो रिश्ते बैठे हुए हैं वहां पे, फरिश्ते, वो सारे सादिक और अमीन बैठे हुए हैं वहां पर, सादिक और अमीन बैठे हुए हैं। और जिस मैंने लंदन की कंपनी का जिक्र किया, उसका जो मालिक है सो कॉल्ड। वज़ीर आज़म को बहुत ही दुख हुआ आज उन 40,000 पाउंड्स का जो JIT ने दिए थे प्रोक्योर करने के लिए लंदन से, वो मालूमात जिनके नतीजे में आज पाकिस्तान का मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर जो रकम है वो पाकिस्तान वापस आने की उम्मीद पैदा हुई है। और खुले तनकीद की आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब अमेरिका से सुबह 3:30 बजे पहुँचे और सीधे अदालत पहुँचे। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप मुस्लिम लीग नून का कि किस कदर वहाँ पर एक फीलिंग्स हैं इस केस के लिए। मुस्तफा नवाज साहब हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे आज आप? छुट्टियां गुजार के ही आना था, अब तो लंबी छुट्टियां आपकी नजर आ रही हैं। वैसे नहीं, आपको तो नजर आ रही हैं, सावन का जो अंधा होता है उसे तो हरा हरा यानी कि अब पूरी कौम जो है इस वक्त वो अंधी हो चुकी है। काफी तनकीद की अगर तो पूरी कौम जो है वो 2-2 सीटें 8-8 सीटें जीतने वाली जमाते हैं तो फिर आप कह सकते हैं। अच्छा, अगर आप मेजॉरिटी पार्टी या वो पार्टी जो आप कुछ कह रहे हैं, हम तो सियासी बात JIT पर काफी तनकीद की वज़ीर आज़म ने आज अपने जलसे में। वहां पे गए तो क्या मुक्का जंग के बाद नजर याद आया? नहीं, मेरे ख्याल में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट जो है वो बड़ी वाज़ेह शक्ल में सामने आ रही है। क्योंकि आज एक बात जो 3 दिन 5 दिन से मुसलसल की जा रही है वो ये है कि JIT का जो तरीक़ाकार था, क्योंकि वो गलत था, इस वजह से उन्होंने जो कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं, उन्होंने जो एविडेंस बिल्ड किया, वो पूरा एविडेंस बेस्ड जो है वो उसके अंदर तासुब है। और ये बात कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही। आई थिंक हमें, जैसे कि मैं पहले भी आपको कहता रहा हूं, उम्मीद है कि इंसाफ होगा और अब भी उम्मीद है कि इंसाफ होगा। लेकिन ये बात जिस तरह आप कह रहे थे कि 40,000 पाउंड, इसमें तो 50,000 पाउंड है, लेकिन अपने किसी कज़न को 50,000 पाउंड दे देना, चाहे उसमें $1 लाख बचता हो या $1 मिलियन बचता हो, लेकिन एक तरीका आपके भी कज़न है वो? किसके? आपके मिनिस्टर के भी? कौन से मिनिस्टर के? इशफाक सरवर साहब के। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। हमें तो ये पता है कि आपके कजन हैं जो JIT के को हेड कर रहे हैं, हेड हैं, वो उनके वो कजन है। रिश्तेदार होना तो गुनाह नहीं है। बात ये नहीं है, बात मैं ये कह रहा हूं कि जितने वो इनके रिश्तेदार हैं उतने ही उनके भी रिश्तेदार। अगर मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन अगर हैं तब भी गलत है। यानी किसी भी शख्स को जो गलत, तो आप ये बताएं अगर काम गलत क्या? नहीं, मैं आपको बताइए ना, जो प्रोक्योरमेंट की है, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रोक्योर किए हैं, उनमें क्या गलती है? ये बिल्कुल असल बात यही है। हमारा पहली बात, मैं बार बार आपको तासुब बताता हूं, और एक तासुब अब ये है कि आपको एक JIT, एक इतना अहम जो मामला है आपको सौंपा गया और आपने 50,000 पाउंड उठा के अपने कजन को दे दिए। वो मेरा भी कजन हो अगर तो भी गलत है, अगर आपका भी कजन हो तो भी गलत है। दूसरी जो आपने वसीम अफजल को करोड़ रुपया दे दिया बेनजीर भुट्टो के अकाउंट्स के लिए, आपने एक लफ्ज नहीं कहा उसके ऊपर। देखें, मैं तो आज आपको कह रहा हूं, अभी आपने कहा है, मैंने आपको कहा कि अगर मेरा रिश्तेदार भी और मैं उसको 50,000 पाउंड दे दूं, जब मुझे किसी इदारे के ऊपर या कोई काम सौंपा गया हो, मैं टैक्स, लेकिन ये तो एक बात है, ये एक दिन का खर्चा है 50,000। उसकी वजह से हुआ क्या? उसकी वजह से हुआ ये कि तमाम जवाबात जो हैं वो गलत आ रहे हैं, तमाम जो उनकी तहकीकात जो हैं वो फ्रॉड हैं। मसलन
पहली बात ये है कि आज उन्होंने ये क्या कहा आपने कि फोर्ज डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जो उन्होंने फोरेंसिक से करा के दिए? अभी बात जो है वो बिल्कुल सामने ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने कहा मसलन एक जो फैक्ट्री की तमाम जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए गए हैं कि वो अबू धाबी के रास्ते सुन लें बात, आप सवाल पूछे ना, जवाब सुनेंगे तो उसके बाद ये तो आप जवाब तो नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जो मिल जिस आप लॉ फर्म की बात कर रहे हैं उसका यूएई की फर्म नहीं, पहले आपने क्या पहले बात सुन लें, उसके बाद 1 2 3 अपने बाद आप सबको पता है कि अगर आप एक मैप उठा के देख लें तो जो सरहद मिलती है सऊदी अरेबिया की वो अबू धाबी से मिलती है और दीगर जो अमारात हैं उनसे मिलती है, दुबई से नहीं मिलती है। दुबई तो सराउंडेड है, या ओशन है उसके एक तरफ या बाकी अमारात हैं। दुबई में से मिल जो है वो तमाम उसकी मशीन उठा के अबू धाबी के बॉर्डर के ऊपर वहां पे कस्टम्स के जरिए वो तमाम मिल की जो मशीनरी है वो गई है सऊदी अरेबिया। ये दुबई की पोर्ट के ऊपर गए हैं, जबकि लिखा हुआ है कागजात के अंदर के ट्रकों के अंदर लाद के वो मशीन जो है वो ले जाई गई सऊदी अरेबिया। ये दुबई की पोर्ट पे गए हैं और दुबई की पोर्ट से इन्होंने कागज लिया कि यहां से कोई मशीन नहीं गई, और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि इसका मतलब है कि यहां से मशीन थी नहीं, मशीन यहां से गई नहीं। और आप ये मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर आए, ये मैंने अब जमा करवाया। प्रॉब्लम होती है कि आप गलत बात नहीं बिल्कुल जमा नहीं, ये जो बात कर रहे हैं अब उसका वो बात जो शुरू उन्होंने की थी वो पता नहीं कहां रह गई। इन्होंने कहा कि लंदन की जो फोरेंसिक फर्म है उसको 50,000 पाउंड दिए। मेरा इनसे सवाल ये था कि आप मुझे बताइए कि उन्होंने मटेरियल में क्या गलती की। इन्होंने उस बात को वहीं पे छोड़ दिया। ये यूएई से आप बात सुनते जाए ना, आप एक एक करके बात तो सुने, उसके बाद पहली बात ये है कि जब सवाल से जो मैंने इस बात के ऊपर इस बात को बुनियाद बना के कि यहां से मशीन गई नहीं है, इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा यहाँ पे। आप जरूर क्या आपने दिया? पहली बात तो ये है कि मेरे पास ये एक तो जो स्टोरी है बिजनेस रिकॉर्डर की 5 जून 2012 की, और वहां पे हुसैन नवाज साहब की जिस फैक्ट्री की आप बात कर रहे हैं, जिस मशीनरी की आप बात कर रहे हैं, 5 जून 2005 को ये बता रहे हैं कि सऊदी अथॉरिटीज हैव सीज्ड अ स्क्रैप श्रेडर प्लांट allegedly imported from Israel by former Prime Minister नवाज शरीफ। आपने जो अल अजीजिया मिल लगाई उसकी मशीनरी आपने इजराइल से इंपोर्ट की, जो सऊदी अरब में जो है उसको जब्त कर लिया गया। जो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब की जिस बात के ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं और ये सारी ग्राउंड बना रहे हैं कि वो सऊदी अरब अबू धाबी से गई, वो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने बड़ा क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा कि आपने यहां पर खड़े होकर बताया था और JIT को भी बताया था कि हमने दुबई से वो एक्सपोर्ट की थी। दुबई के कस्टम हुकाम ने कहा कि वहां से नहीं गई। अब आप अबू धाबी के डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेके आ गए हैं, तो पहले तो इनका जो रिकॉर्ड है डॉक्यूमेंट्स का वही आपको पता है कि कितना थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं, थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं। दुबई से शिप नहीं की, अगर इन्होंने दुबई से अगर ट्रकों के ऊपर गई है तो दुबई का कोई बॉर्डर सऊदी अरेबिया से नहीं होता। और आप दुबई जाते हैं तो दुबई में जब आप ट्रक लेके जाते हैं अबू धाबी तो रास्ते में कस्टम्स होता है, या अगर आप शारजा जाते हैं तो रास्ते में कस्टम्स होता है। लोग रोज जाते हैं शारजा अपनी गाड़ियों में या ट्रकों में, उनके रास्ते में कस्टम्स होते हैं। तो अगर इनको JIT को अपना काम करना था तो इनको जाके तमाम पोर्ट से ये देखना चाहिए था कि कोई दूसरा पॉइंट आपने दिया है। चलिए आपने सवाल उसमें उठाया, आपने कहा कि अबू धाबी से कैसे हो गया, वो भी लेना चाहिए था। इन्होंने कहा था कि हमने दुबई कस्टम अथॉरिटीज से ये माल है क्लियर करवाया था। JIT पर क्यों कह रहे हैं? वहां पे रिकॉर्ड नहीं है। दुबई से उन्होंने कहा कि अगर आपने अबू धाबी से भी भेजा है और दुबई में आप कह रहे हैं मिल है, तो दुबई कस्टम अथॉरिटीज के पास आपका रिकॉर्ड होना चाहिए। नहीं, दैट इज नॉट ट्रू। आप दूसरे पॉइंट कि आप सब बिजनेस करते हैं, जब आप एक जिस जगह पे GCC की रिजीम के अंदर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जिस बॉर्डर से आप निकले, आप एक वीजा लगवाते हैं UAE का, ठीक है, दूसरा पॉइंट सुन लें। ट्रस्ट डीड की बात हुई कि ट्रस्ट डीड के ऊपर सिग्नेचर जो है वो फोर्ज्ड है। आज ये बात हुई, वॉल्यूम 4 के सफा 126 उठा खोल के देख लें, और उसके बाद सफा 136 और 150 जो है 152 खोल के देख लें। पहले दिन जब शेख साहब जिस पहले वकील थे वहां पे उन्होंने क्लैरिकल एरर किया, और आखिरी सफा जो है वो दोनों ट्रस्ट डीड्स के ऊपर उन्होंने एक ही अपेंड कर दिया। जब ये रियलाइज किया कि ये गलत है तो नई दोनों ट्रस्ट डीड जो है वो जमा करवाई गई,
वो ट्रस्ट डीड्स लगी हुई हैं, नहीं, यानी वो वो वसूल डीड की का हैं। जो असल इशू है डॉक्टर साहब वो तो ये है उस पे ये आज कहा गया कि उसके ऊपर सिग्नेचर है, उसके ऊपर सिग्नेचर है, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं, मगर ये ट्रूथ नहीं है। वॉल्यूम 4 के सफा 126 खोलें, फिर वॉल्यूम 4 का सफा 136 खोलें। पहले एक बात मेरी देखिए ना, एक करके बात इन्होंने बेसिकली आसान में बता देता हूं, उन्होंने पूरा ये आवाम कहा तक कि बात एक मेरी ही पहुंचने देना आप, सिग्नेचर जो उसके है, बाद जो जवाब दो दें। ट्रस्टी जो जमा करवाई, ना सिर्फ ये कि वो फॉन्ट जिस तरह आप बता रहे हैं फॉन्ट जैली है, बल्कि उन्होंने कहा कि जो सिग्नेचर्स हैं वो एग्जैक्टली Identical। जो फर्क है कागज में नीचे से ऊपर वो भी सेम है, और बिल्कुल उसका ठीक जो एंगल्स हैं वो एग्जैक्टली है कि वो एक ही पेपर के बेसिकली जो और है खोकर साहब वो ने डबल सुन लिया, यूज है। क्योंकि और जरा उन्होंने उसके बाद अटॉर्नी जनरल को बुलाया, उन्होंने कहा कि जरा बताइए कि क्या सजा है इस तरह की डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में जमा और अब कराने जरा मैं की। उसकी बैकग्राउंड और उसके बाद डॉक्टर साहब जो है परेशान हो हाँ, सुन लीजिए परेशानी की वजह ये है कि जब ये क्लैरिकल मिस्टेक जो है वो मंजर उसके आम बाद पर इन्होंने कहा आई, ये तो सुनिए, clerical गलती है। नहीं बात करने दीजिए ना, तो दोनों ट्रस्ट डीड्स दोबारा जमा करवाई गई, वो अदालत ने एक्सेप्ट की हैं, वो वॉल्यूम 4 के अंदर लगी हुई हैं, यानी आपने वॉल्यूम 4 के अंदर दो जो सेपरेट ट्रस्ट अच्छा, डीड्स ठीक है, हैं, जिन trust पे deeds अलग-अलग आगे आ जाएगी। दस्तखत हैं, वो trust नहीं deed उठाए, पे तो मैंने आपको सफे पूरी नंबर दुनिया बता को दिए। पता है, बीबीसी इसके ऊपर स्टोरी कर चुका है कि वो जो उसका फॉन्ट था वो नहीं, अब वो तीसरी बात, अच्छा, नहीं, तीसरे अब फॉन्ट point पर बात बात करते हैं। हाँ। नहीं, पहली बात तो ये कि ये बात मैं बड़ी वाजे कर दूं कि आज आपने पूछा इन्होंने क्या कहा क्या कि वो गलत geeks हुआ। इस्तेमाल करते दो अलहदा डीड्स जो अपेंड हुई हैं, जो वॉल्यूम 4 के अंदर लगी हुई हैं, Trust उसका deed से कोई आगे जिक्र नहीं चलेगी। किया गया और ये कहा गया कि आपको 7 साल जेल हो सकती है। ठीक है, अच्छा, आगे। तीसरी बात करें फॉन्ट वाली, फॉन्ट 500,000 लोग आज अदालत में कागज जमा करवाए गए हैं कि 500,000 टैकीज जो हैं उस फॉन्ट को इस्तेमाल कर रहे और थे ये वकील भी 2004 होगा। में। नहीं यार, ये बात नहीं है। एक चीज जो अवेलेबल है, एक चीज जो आप डॉक्टर डाउनलोड साहब, अगर आप इस्तेमाल मुझे कर इस वक्त कहते हैं, मुझे अगर इजाजत है ये कहने की, अगर आप मुझे कहते हैं मैं आपको बीबीसी की खबर निकाल के दे देता हूँ, बीबीसी एक मुस्तनद इदारा आप है, निकाल चले लीजिएगा, पाकिस्तान का आप मीडिया आपका हमारा पोलिटिसाइज हो सकता है, चले फॉर अ सेकंड हम ये बात मान लेते हैं, बीबीसी ये वही की मैं आपको BBC स्टोरी है फॉरवर्ड जिस करता पर हूँ उन्होंने कि शू जिसके ऊपर करना उन्होंने कहा हाईली अनलाइकली, उन्होंने उसके मालिक से राब्ता किया, उसके मालिक ने कहा कि हाईली अनलाइकली कि दिस फॉन्ट वाज कमर्शियली Unlikely is a polite way to say not खोकर साहब, possible. आप जो हैं एक वकील हैं, जी, जब आप कहते हैं कि 500,000 लोग उस फॉन्ट को 2004 और 5 में इस्तेमाल कर रहे थे, इट्स हाईली अनलाइकली कि जो बिलियंस ऑफ But लोग it's- हैं उनमें से 500,000 लोग It's highly जो इस्तेमाल unlikely कर रहे that हैं, budget वो फॉन्ट नहीं इस्तेमाल आपका किया पहला गया। आर्गुमेंट आ गया उसका पोर्ट वाला दूसरा आ गया कि दूसरा ट्रस्ट डीड डीड जो है वो जमा तीसरे हुई आर्गुमेंट है, पे है, जिसका- ट्रस्ट डीड आपकी चाली है, तीसरे पे आ जाए। नहीं, अब ये कैसे हो नहीं, वो नहीं अच्छा, चलें, नहीं। तीसरे पे आ तीसरी जाए। जो आर्गुमेंट है वो ये कि बीवीआई ने लिख कर दिया है, जो डॉक्यूमेंट्स मंजर आम पर आ रहे हैं, बीवीआई ने यहां से जो रिक्वेस्ट की गई है, बीवीआई जिसको वो बुनियाद बनाया जा रहा है, उन्होंने लिखकर भेजा है कि आपने हमें नामुकम्मल कागजात भेजे हैं, और उन्होंने इनकी जो उन्होंने कागजात मांगे थे उनको पहले मुस्तरद किया है, और बीबीआई से जो उन्होंने कागजात मांगे हैं उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि ये जो ईमेल एक्सचेंज हुआ है, ये ईमेल एक्सचेंज आप लोगों ने किया है या नहीं, उसके कंटेंट के ऊपर कोई बात नहीं हुई। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अपने कागजात दोबारा से चेक करें और ये बताएं कि क्या इसकी जो बेनिफिशियल ओनर है वो मरियम है या इसकी बेनिफिशियल ओनर जो है। करने के लिए जो आपने नए डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट किए हैं उसके अंदर आपने जो अकाउंटेंट फर्म का जो लेटर लगाया है, वो अकाउंटेंट फर्म का एक तो लेटर अटेस्टेड नहीं है, दूसरा एक भी लेटर से, हाँ, और दूसरा उसके अंदर फिर दोबारा बात हुई है कि हुसैन साहब ने आकर मुलाकात की मुझसे, मैं अकाउंटेंट हूं, और उन्होंने उस ट्रस्ट डीड की बुनियाद पे उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी। अब वो ट्रस्ट डीड जब इन इटसेल्फ ही जाली है और उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर इश्यूज है, तो आप उस लेटर को जो अटेस्टेड नहीं है और उसकी उस जो ट्रस्ट डीड जिसके ऊपर बुनियाद बना के वो लेटर इशू कर रहे हैं जो खुद से भी ठीक नहीं है, तो उसको कैसे बुनियाद बनाएंगे? खोकर साहब, दो चीजें आई, एक तो ये बात आई आपकी फॉन्ट की, मैंने आपको बताया कि 500,000 लोग इस्तेमाल कर रहे थे, आप ये कह रहे हैं कि ये 500,000 में से बंदा जिसने ये उस वक्त डीड लिखी अच्छा, है FZE वो 500,000 में नहीं आ क्या सकता। वो उन्होंने मान दूसरी लिया है। नहीं, दूसरी जो बात है FZE के ऊपर FZE तो के मान ऊपर ली। उनकी जो उन्होंने कोई अपनी प्राइम मिनिस्टर ने पैसे ड्रॉ नहीं किए हुए, कोई सैलरी ड्रॉ नहीं की हुई, वो उसके ऑनररी चेयरमैन थे, उनके बेटे की वो कंपनी थी हसन साहब, और मेरे उन्होंने कागजात जमा करने डिक्लेयर करना डिक्लेयर किए हुए अकामा भी नहीं किया था। आपने इलेक्शन की डिक्लेयर रिटर्न्स किए हुए, में मेरे ख्याल किया जी हुआ? किए हुए हैं, नहीं किया हुआ, नहीं किए हुए हैं डिक्लेयर। ये तो पहले दिन से हम कह रहे हैं कि देखें जिस कंपनी का आप नाम ले रहे हैं वो कागजात उसके जमा हुए हैं। साहब को आप सिर्फ बता जो दूं, चीज वाहिद इन्होंने चीज ये जिसका कंप्लीट जवाब नहीं देना था वो ये था कि इसकी पैसे वहां से remittances लिए और हैं पैसे या वहां नहीं से लिए। आ रहे थे, वो बैंकिंग चैनल से आ रहे थे, वो भी सिर्फ टैक्स बचाने के लिए
1 अरब 17 करोड़ रुपया प्राइम मिनिस्टर को मिला इस कंपनी FZE से, जो यहाँ पर ट्रांसफर हुआ हिल मेटल से। FZE हिल मेटल को पैसे भेज रही थी, हिल मेटल इनको पैसे भेज रही थी। वो एक 13 कंपनीज का एक पूरा सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन तीन बातें आपके सामने रख दी हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इन्हीं 3 बातों को लेके फिर आगे बढ़ते हैं। पर हाईली अनलाइकली वो फॉन्ट है या नहीं है, हाईली अनलाइकली प्राइम मिनिस्टर का बचना जरूर है। ब्रेक लीजिए। नाजरीन वेलकम बैक। हम अपने पहले सेगमेंट में JIT पर गुफ्तगू कर रहे थे। पूरा मुल्क ही इस क्राइसिस की ग्रिप में है और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला नहायत करीब है फैसले के। तो पहली चीज तो मुझे ये बताइए कि तरफ से आज कोई नहीं आया, पता नहीं। पहली चीज तो मुझे ये बताइए फवाद भाई और डॉक्टर साहब कि आप कब तक इस मामले को कंक्लूड होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि आज कुछ लोग गुफ्तगू कर रहे थे कि आपकी तरफ से जो अब आर्गुमेंट्स हैं वो शायद कल तक मुकम्मल हो जाएं और फिर नेक्स्ट वीक जो है वो किसी भी मेरा ख्याल है कि कल तक हमारे आर्गुमेंट्स मुकम्मल हो जाएंगे। और मेरे ख्याल में शायद बुखारी साहब ने कहा है कि वो एक ब्रीफ रिबटल जो है, उन्होंने 2 दफा कहा ब्रीफ, उन्होंने कहा जी मैं वेरी ब्रीफ रिबटल, जिसमें अदालत ने कहा ऑल्सो मीनिंगफुल, तो उन्होंने कहा बट इट वुडंट बी मीनिंगलेस। तो यानी कि आपका भी ये ख्याल है कि कल ये कंक्लूड हो जाएगा? मेरा ख्याल है कि कल अगर नहीं होगा तो एक आध दिन मंडे को हो जाएगा। तो यानी कि मेरा आपका क्या ख्याल है? नहीं कल कौन, मेरा भी यही ख्याल है कि कल कंक्लूड हो जाएगा। इसलिए कि जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उन्होंने कहा कि मैं 10 मिनट लूंगा सुबह, और तारिक हसन साहब जो है उन्होंने पहले पिछले कल जो है उन्होंने बगैर तैयारी की आगे थे, कुछ उनको जवाब नहीं दे सके। अब वो कल शायद उसको कुछ दोबारा कुछ करना चाहे, बट मुझे नहीं लगता कि उसका भी कोई आर्गुमेंट ज्यादा चलेंगे। सो मेरा ख्याल है कल 12 बजे तक बेंच है और स्ट्रेट चलना है 9:30 बजे से। ठीक है, क्योंकि जुमा है ना। ठीक है। और आसमा शराजी भी हमारे साथ है। आसमा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम फवाद। बड़ा जी पनामा चल रहा है, तो हम तीनों तो आपस में चूंकि पहले हाफ में काफी लड़ा चुके हैं, हमारे सांस चढ़ गई थी, तो हमने सोचा कि आपको शामिल करें और पूछें आपसे कि आपका क्या नुक्ता नजर है। केस तो कल जो है वो कंक्लूड हो जाएगा, फिर फैसला रिजर्व हो जाएगा, और अब जो आगे की सियासत की है वो जरा हमें बताइए, आपका क्या लगता है आपको? फवाद, ये 3 तर्जुमान जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज के हैं उनके सामने तो सियासत का बताना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है, लेकिन इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल या उसके ऊपर को कमेंट करूं, जो आपकी सुबह से पापी चूलो वाली चल रही है वो बड़ी जबरदस्त है। बट ये है कि जो भी चल रहा है इस वक्त मामला, उसमें काफी सिचुएशन क्लियर होती चली जा रही है। मसलन अगर दुबई की फैक्ट्री के अंदर जो चलते चलते कोर्ट ने कहा कि आप बताइए कि उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर की मुलाजमत के हवाले से और उनके जो पैसे लेने या उनका असासों में जाहिर ना करने के हवाले से वो इम्पोर्टेंट है। फिर ये कि कतरी शहजादे की गवाही जितनी इम्पोर्टेंट थी और उनका ना आना वो इम्पोर्टेंट है। और फिर जो जाली दस्तावेजात, मेरे ख्याल में ये 3 बहुत मौक़िफ़ इसके ऊपर रिमार्क्स तीनों जजों के बहुत क्लियरली सामने आ चुके हैं। और बिल्कुल, और इसको हम कहें कि ये एक नविश्ता दीवार नजर आ रहा है। सिर्फ देखना ये है कि नाअहलियत के साथ जो है वो ट्रायल कोर्ट में जाएगा मामला, या खाली ट्रायल कोर्ट के ऊपर जाएगा, क्योंकि आज PMLN ने जो डॉक्यूमेंट्स रिबटल के तौर पे पेश किए हैं, जो थोड़ी देर पहले भी आए हैं, लग नहीं रहा कि उसमें बहुत ज्यादा जान है, लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो उसके ऊपर ये मामला देख सकती है। लेकिन ये कल से मैं इस पे थोड़ी बात डॉक्टर साहब आपकी इजाजत करना चाहता हूँ कि कल से ये जो PMLN का एक कुछ जो लोग हैं, जो जाहिर है कि PMLN का आप समझें कि नैरेटिव दे रहे होते हैं मीडिया पे भी, और आज जो लॉयर्स ने भी जो बात की, डॉक्टर साहब के आपके लॉयर्स ने, आप लोग कह रहे हैं कि केस जो है वो ट्रायल में भेज दें। अब इसका ट्रायल में भेजने का मतलब क्या है? हमने नहीं बड़ा एक्सप्लिसिटली ये बात PMLN की ये कोशिश है बिल्कुल कि इस मामले को ट्रायल के पास भेजा जाए। लेकिन आसमा फिर उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो नैब है उसकी जो है ना 3 स्टेजेस है नैब लॉ की। एक इंक्वायरी है, फिर इन्वेस्टिगेशन है और फिर कोर्ट है। अब जब आप कहते हैं कि कोर्ट में भेज दिया जाए तो उसका मतलब यह है कि कोर्ट अगले दिन वारंट इशू करेगी। वो
और या फिर प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली को अरेस्ट किया जाएगा या वो बेल लेंगे। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही फवाद, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ये नहीं है कि इसके ऊपर मजीद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये तो PMLN का मौकफ है कि वो ट्रायल को, उनके वकील ने इस्तदा की और आज सलमान अकरम राजा साहब के बड़े कमजोर दलाइल थे अगर देखा जाए, जिस तरह से उन्होंने दलाइल पेश किए अपने, लेकिन उनकी जाहिर है कोशिश होगी अगर ये मामला ट्रायल कोर्ट के ऊपर चला जाता है डिस्क्वालिफिकेशन के अलावा, तो ये बहुत बड़ी विन होगी PMLN। नहीं, लेकिन आसमान पॉलिटिकली तो ये डिजास्टर है कि आप रोजाना पूरा खानदान हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ हो जमानत लेने के लिए, फिर ये क्रिमिनल केस है, आपको हर पेशी के ऊपर नैब में पेश होना होगा। तो प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के मनसब के एतबार से तो ये बहुत ही एक, लेकिन जो मैं बात आपके सामने करना चाहता हूं वो ये है कि मेरे ख्याल में आपकी इंटरप्रिटेशन सर आंखों पे, लेकिन जो राजा साहब आज बात बार बार कर रहे थे वो ये है कि JIT की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो ना सिर्फ नामुकम्मल है बल्कि गलत है, और बारहा उन्होंने इसको कहा कि इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। मसलन एक एग्जांपल जो उन्होंने दी वो ये है कि 3 पेमेंट्स जो हैं वो हुई $8 मिलियन की अल तौफीक को, $5 मिलियन की अजीजिया को और $4 मिलियन की फ्लैगशिप को। ये तमाम पैसे जो हैं ये कतरी जो शेख साहब हैं, हमद साहब जो हैं, उन्होंने की अलादीन, उनके बगैर उनसे पूछे बगैर, उनसे इन्वेस्टिगेट किए बगैर, एक जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तमाम मामला आपके सामने पेश किए, उनको बुनियाद बना के ये कहा जाए उनसे बात करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब इन्वेस्टिगेशन के अंदर देखिए ना, अच्छा पहले मैं मुझे जरा ये एक 30 सेकंड दीजिए। पहली बात यह कि हम ये कह रहे हैं ये नामुकम्मल और गलत इन्वेस्टिगेशन है, इसको री इन्वेस्टिगेट करवाया जाए, क्योंकि वो चीजें, वो एंकर्स जो जरूरी थे इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल करने के लिए, उनसे पूछा ही नहीं गया, उनसे बात ही नहीं की गई। अच्छा, तो ये बात ये है कि इस केस के जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो इस कौम के अगर बच्चे को याद हो गए तो उनके ऊपर दोबारा बात करना बड़ा बोरिंग सा हो जाता है सारा मामला। अब क्योंकि मामला कंक्लूजन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, तो अस्मा इसके पॉलिटिकल, अगर लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आपको उसके बाद मुस्लिम लीग नून की क्या हिकमत अमली नजर आ रही है? देखिए, मुस्लिम लीग नून को जाहिर है कि अपना वजीर आजम लेके आना है, और वजीर आजम जो भी मुंतखब होगा, इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे नाम चल रहे हैं जिसका वो लॉबिंग में है। बहरहाल जिसको बहुत सारे चैनल्स कह रहे हैं कि हॉट फेवरेट जो है वो शायद खाकान अब्बासी हैं। दूसरी तरफ पहले चौधरी साहब का नाम लिया जा रहा था, लेकिन फिल वक्त उनका नाम नहीं लिया जा रहा, चौधरी निसार अली खान साहब का। लेकिन जो तो आपकी खबर के बाद फारग ही हो गया, उनको कमर का दर्द हो गया वो दूसरा ग्रुप जो है वो डोमिनेंट है, और वो दूसरा ग्रुप जो है उसमें ख्वाजा आसिफ साहब का भी नाम आ रहा है। तो दोनों जो है वो एक ही ग्रुप के हैं बेसिकली। अब देखना ये कि उसमें शायद अयाज सादिक का भी तो काफी नाम आ रहा है। देखिए, अयाज सादिक साहब की कुछ उनको एकदम से मुझे नहीं लगता कि बनाया जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि स्पीकर जो है उनसे बेहतर कोई आदमी PMLN के पास है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। जो भी अगर नाअहलियत होती है और जो भी वजीर आजम आता है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये PMLN के लिए इससे बड़ा चैलेंज है इस वक्त। क्योंकि जो ग्रुपिंग हो रही है या जिसमें बहुत सारे लोग फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें करें, तरदीद आ रही है। तो ये असमा ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो बातें चल रही हैं, इसमें आपको कुछ हकीकत नजर आती है या अभी तक सिर्फ अफवाहें हैं? देखिए, जो मुशर्रफ साहब के साथी आए थे उनके ऊपर तो आप कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो तो देखिए, वो जिस इशारे से आते हैं वो इसी इशारे के साथ जा सकते हैं, और यही वो सबसे बड़ा कंसर्न है जो इस वक्त PMLN के पास है कि अगर उनको इशारा आ गया 30-40 लोगों का, तो वो फिर घर बैठ जाएंगे और वो एब्सटेन कर दें अगर, क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग हो नहीं सकती। अगर वो एब्सटेन कर जाते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में और नहीं मिलता वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्रॉपरली उनके नुमाइंदे को, तो फिर उसके बाद सवाल पूछूं। और हाइपोथेटिकल सिनेरियो एक तो हमने ये डिस्कस किया। अब हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर सिर्फ ट्रायल कोर्ट में ये केस भेजा जाता है और प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई नहीं होते, तो उसके नतीजे में PTI की सियासत को आप कहां देखती हैं? देखिए, PTI की सियासत मेरा ख्याल है इस वक्त तक बहुत बेहतर हो गई है और बहुत बेहतर उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। हम पब्लिक परसेप्शन की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर जाएंगे। पब्लिक परसेप्शन इस वक्त जो बना दिया है वो PTI की एक बहुत बड़ी सक्सेस है। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी, भले वो PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो या PTI हो, वो देख तो लोगों की तरफ रही है कि लोग क्या कह रहे हैं। असल फैसला तो ज़ाहिर है अवाम ने करना है जब इलेक्शन होगा, और PMLN को इस वक्त अपनी हिकमत अमली बना के अपना सिर्फ और सिर्फ अपने वोटर को सेटिस्फाई करना है कि हम जो कह रहे हैं हम सच कह रहे हैं, कि हमें प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा, हमें प्रॉपर मौका नहीं मिल रहा, हमें प्रॉपर क्लैरिफिकेशन हमारी तस्लीम नहीं की जा रही, और एक माइंड जो है वो अप्लाई करके तो चीजें चलाई जा रही है।
ये पीएमएलएन ने अपने वोटर को समझाना है। और प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जहां तक मैं बहुत अहम बात करती चली जाऊं कि प्राइम मिनिस्टर की जो आज बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत बहुत मजबूत थी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर क्राइसिस आया है वो बहुत बेहतर तरीके से वो एटलीस्ट खुद को जाहिर ऐसे ही करते हैं, आखिर में इस्तीफा दे देते हैं जी। लेकिन इस दफा जो इससे पहले जो बीच में सूरत हाल बनी थी जिसमें कि एक्सटेंशन वाला और फिर दूसरा मामला चल रहा था डॉन लीक्स वाला, उस वक्त आपने देखा कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उस वक्त उन्होंने उसको प्रॉपरली हैंडल किया है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जरूर हो सकता है, लेकिन आज डॉक्टर साहब का सवाल ले लो आसमा। अब सवाल का तो खैर वक्त ही नहीं रह गया, वो पीछे से नहीं, आप करें, आप करें। मैं तो आपको यही कहूंगा कि देखिए, मैंने आपके सामने 3-4 चीजें रखी। मैंने आपके सामने ये नुक्ता रखा है कि अबू धाबी नहीं, वो जरूरी है, मैं उसको आप खत्म करने लगे हैं तो मेरी बात भी सुन लें, इस सेगमेंट में आपने बोलने नहीं दिया कि अबू धाबी से गई मशीनरी, आपने वहां से नहीं, आपने सर्टिफिकेट नहीं लिया। हमने कहा मनी ट्रेल शेख हमद के जरिए, आपने शेख हमद से बात नहीं की। को मुतमईन करें ना, वहां पर वॉल्यूम 40 के अंदर दोनों सेपरेट लगे हुए हैं वो जो ट्रस्ट डीड्स हैं, और ये कहा गया कि नहीं, ये एक ही ट्रस्ट डीड को जो क्लैरिकल एरर है ये 7 साल की आपको सजा होगी। यानी कि डॉक्टर साहब आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं, ये तमाम बातें जहां बात लेके जा रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि ये हतके इज्जत का दावा जो है वो मैडम शहराजी पे हो। मैं कोशिश कर रहा हूं वहां पे जाने की, आप मुझे जाने नहीं दे रहे। आखिर में जाते जाते जो आसमा साहिबा ने कहा कि ये जो लोग इशारों किनायों से आते हैं, ये इशारों किनायों से चले जाते हैं, तो हम तो अपने लोगों को यही बताना है कि ये तमाम इशारे किनायों की खेल चल रही है। आप ये तमाम चीजें मुस्तरद कर रहे हैं, और आज एक तो वजीर आजम साहब जैसे पहले इस्तीफा नहीं दिया, इस दफा भी नहीं देंगे और आपके सीने पे मूंग दलेंगे। और दूसरी बात यह है, वो देखते हैं, वो कर दीजिए बस। अब ये आखिरी इशारा किनाया आप ये मैडम के मुंह से कहलवाना चाहते हैं, सबके सामने है, उसमें क्या बहरहाल हमारा ये नुक्ता नजर है कि हमें एक जीआईटी ने फेक ट्रीटमेंट नहीं दिया। गैस दे रहे, हमें पता चले कोई नए वज़ीर आज़म नहीं आ रहे, यही वज़ीर आज़म रहेंगे, इसी तरह हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा और आपको अफसोस रहेगा। और फिर हम 6 महीने के बाद शहराजी साहब को बुलाएंगे, वो कहेंगे देखें जैसे एक सेकंड उन्होंने कहा, वो उसी तरह कहेंगी कि देखें जैसे आपने धांधली का इल्जाम लगाया, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, आपने एक्सटेंशन का किया, इस्तीफा नहीं दिया, आपने इस्तीफा नहीं दिया, तो फिर आपके लिस्ट के अंदर एक और इजाफा हो जाएगा। आप फिर भी आपको नहीं मिलेगा। ये बता दो एड में कि आपको सारे प्रोसेस सबसे तगड़ा कैंडिडेट पीएमएलएन में इस वक्त कौन है? क्योंकि चौधरी निसार वाली ब्रेकिंग न्यूज आपने बड़ी दी थी, मुझे सिर्फ थोड़ा सा उनके पॉलिटिकल डायनामिक्स बता देना कि चौधरी निसार साहब ने जो है उनकी इस वक्त सियासत क्या है। देखिए इस वक्त जो हॉट फेवरेट है ना, जो अगर प्राइम मिनिस्टर की तरफ या उनके कल की गुफ्तगू की सुनी जाए तो वो तो जाहिर है उनको ख्वाजा आसिफ उनको बहुत अच्छे लग रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है कि उनके ऊपर कंसेंसस जो है वो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो, मगर शाहिद खाकान अब्बासी और खुरम दस्तगीर खान को भी आप इग्नोर मत करें। खुरम दस्तगीर खान जो है वो जहां तक मैं पीएमएलएन के हलकों के साथ मिली हूँ, उनको वो सबके लिए फेवरेट हैं, क्योंकि वो नॉन पार्टिजन है और पढ़े लिखे भी हैं, खानदान भी उनका जो है वो शरीफ खानदान से उनकी वाबस्तगी भी है, तो उनको भी आप इग्नोर मत कीजिए। मगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं उनका काफी ज्यादा इस वक्त जिक्र हो रहा है, तो मेरा ख्याल है चौधरी निसार की पॉलिटिक्स के ऊपर भी जरा क्विक कमेंट कर दो। देखिए चौधरी निसार साहब ने एक बहुत अच्छा फैसला किया, और मैं आपको बताऊं कि उनको जरूर उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि प्राइम मिनिस्टर, ना मैं कैंडिडेट हूं प्राइम मिनिस्टरशिप का, ना प्रीमियरशिप का, और ना ही मैं कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहा हूं। और उन्होंने कहा कि मैं राजपूत हूं और मैं घर बैठ जाऊंगा लेकिन आपको छोड़ूंगा नहीं। वो घर जरूर बैठ गए और उन्होंने घर बैठ गए हैं, वो किसी कॉल को रिसीव नहीं कर रहे, वो किसी से बात नहीं कर रहे, सिवाय 1-2 लोगों के साथ वो राब्ते में हैं। लेकिन अल्लाह उनका कमर दर्द जो है वो जल्द ठीक। थैंक यू वेरी मच अस्मा, आपने बड़ा अच्छे तरीके से हमें ये सारी चीजें समराइज कर दी। नाजरीन, हम बहुत जल्दी दोबारा हाजिर होते हैं अपने अगले सेगमेंट के लिए, इंतजार कीजिएगा।
नाजरीन, वापस आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लवारी टनल का इफ्तिताह करने के लिए गए हुए थे। ये लवारी टनल जो है नौशहरा, मर्दान, मालकंड, चकरदा, चित्राल, शाहरा के ऊपर तामीर की गई है और इससे वो लोग जो पाकिस्तान से कटे हुए थे, जिन्हें ज़रा सा रास्ता तय करने के लिए 6-6, 8-8, 10-10 घंटे की मुसाफिर तय करनी पड़ती थी, वो अब चंद मिनट के अंदर जिनका राब्ता बिल्कुल हो जाता था चित्राल का। और जी हाँ, और ये एक ऐसी टनल है जो कि बहुत अरसे से चल रही है मगर मुकम्मल होने को नहीं आती थी और इसको फाइनली मुकम्मल किया गया है। डॉक्टर साहब ये भी जरा बता देते ना कि इफ्तिताह इसका पहली दफा किसने किया था? ये मुझे नहीं, आप कह रहे थे 1975 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने। ये प्रोजेक्ट की थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता दूं। ये 1956 में ये प्रोजेक्ट कंसीव किया गया था। पाकिस्तान के वैसे हालत का अंदाजा लगा लेंगे इससे हमारी प्लानिंग का। 1956 के बाद आने वाली हर हुकूमत ने इसको अपने प्लान में भी रखा, इसके लिए पैसे भी थोड़े बहुत एलोकेट होते रहे और लेकिन इसको फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसका इफ्तिताह किया, फिर मुकम्मल ना हो सका। फिर जो सबसे सीरियस एफर्ट हुई है इसमें, दैट गोज टू द क्रेडिट गोज टू परवेज मुशर्रफ साहब। और यही वजह है कि जो APML कैंडिडेट है वो पूरे पाकिस्तान में अगर वो वाहिद सीट मुशर्रफ साहब ने जीती तो वो चित्राल से, यहाँ से लवारी टनल की वजह से जो है वो जीती। अब नवाज शरीफ साहब तीसरी दफा इसका इफ्तिताह कर रहे हैं और हमेशा की तरह नवाज शरीफ साहब इस प्रोजेक्ट का, जिस तरह बाकी तमाम प्रोजेक्ट्स का चौथी दफा इफ्तिताह किया उन्होंने, वो भी इस प्रोजेक्ट नहीं, चौधरी साहब देखें, वो तो ठीक है, आपने अच्छा किया कि क्रेडिट जो है परवेज मुशर्रफ साहब को दे दिया। परवेज मुशर्रफ साहब को गए हुए 7 साल हो गए हैं। ये जो 1956 से प्रोजेक्ट चल रहा है ये आज मुकम्मल हुआ है, इसका इफ्तिताह किया गया है, ये मुकम्मल किया गया है। थोड़ा सा बता दूं आपको, 35 किलोमीटर अभी भी रोड रह गई है, अभी मुकम्मल नहीं हुई और टनल का भी अभी तकरीबन जो कुछ किलोमीटर्स का काम जो है वो बाकी है। एक चीज जो होती रही वो ये थी कि डिजाइन जो थे वो हर हुकूमत आने वाली जो थी, एक तो उनके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, फिर उसके बाद डिजाइन को भी चेंज किया जाता रहा। जिस तरह के ये इसके जो 2006 में जब परवेज मुशर्रफ साहब ने इसको एकदम फंड्स की फराहमी की और काम तेज रफ्तारी से शुरू हुआ तो उसके अंदर सिर्फ ट्रेन का ट्रैक बिछाया गया और डिसाइड ये किया गया कि बेटर कि अगर उसके अंदर कार्गो ट्रेन जो है एक एंड से दूसरे एंड तक चला दी जाए। फिर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो हमने दोबारा उसके अंदर ये किया कि इसको नहीं, इसके अंदर गाड़ियों की आमदोरफ्त का जो सिलसिला है वो भी, वरना तो टनल का मकसद फौत हो जाता है कि आप एक एंड पे ट्रेन में लोगों को बिठाए दूसरे एंड पे उतार दे, तो ये कोई इतनी मीनिंगफुल बात नहीं थी। तो ये एडिशन फिर दोबारा देखें मैं जो एक तो ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो भी कारकर्दगी हो उससे बेनिफिट तो पाकिस्तान लोगों का फायदा, और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई जंग करने का फायदा। लेकिन बात यह है कि इस हुकूमत ने पैसे खर्चने के बाद इस टनल को मुकम्मल किया है। ये टनल जो 1956 से मुकम्मल नहीं हो पा रही थी ये मुकम्मल हो गई है, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, वो पाकिस्तान से कनेक्ट हो गए हैं और इंशाल्लाह इसी तरह जैसे कि आज वज़ीर आज़म ने कहा कि वहाँ पे दीगर सहूलियात भी जो हैं वो दी जाएंगी और इस लेवल पे दी जाएंगी कि पाकिस्तान के तरक्की याफ्ता शहर और इलाके जो हैं उससे कंपैरिजन किया जा सके। ये हमारी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। इसी ख्वाहिश की वजह से CPEC जो है उसके ऊपर इन 4 सालों में फोकस किया गया, उस पर भी आप लोगों ने काम किया था, उससे पिछली हुकूमत ने भी काम किया होगा। लेकिन बुनियादी देखें जो हम जिस चीज़ को लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं वो ये है कि आप बिजली के देख लें 10 साल 15 साल मुल्क तारीकी के अंदर रहा है और ये परवेज मुशर्रफ साहब का जो है जिक्र कर रहे हैं, जिक्र खैर उनको लिख के दिया गया था कि मुल्क तारीकी में डूब जाएगा, लेकिन उन्होंने उस जमाने के अंदर बिजली पे कोई काम नहीं किया। अब बिजली के मंसूबे आ गए हैं, ऑनलाइन आना शुरू हो गए हैं। गैस के तीन हुकूमतें और 5 एफर्ट्स की गई रीगैसिफिकेशन टर्मिनल की, आपकी हुकूमत ने भी की, मेरे ख्याल में शायद अदालत ने रोक दिया। हमारे ऊपर तो इफ्तिखार चौधरी साहब ठीक है आपको रोका गया था, लेकिन इस हुकूमत ने 11 महीने में वो काम जो 3 हुकूमतें 5 अटेम्प्ट्स में नहीं कर सकी, वो 2 टर्मिनल्स जो है, एक बन गया है, एक इस या अगले महीने इफ्तिताह हो रहा है और एक और गवादर के अंदर टर्मिनल लग रहा है। लवारी टनल आपके सामने है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो तामीर की गई है शाहराहें वो आपके सामने है, CPEC के प्रोजेक्ट जो है आपके सामने है, गवादर की पोर्ट जो है वो आपके सामने है। तमाम चीजें जो है ये देखें, आपका जहां क्रेडिट है आपको जरूर मिलना चाहिए, मगर इस हुकूमत ने जिन मामलात की तकमील की, अच्छा इस तरह के कई और चीजें डॉक्टर साहब मैं आपको गिनवा सकता हूं कि जिनके ऊपर आपकी हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी बुरी रही। बहुत सी चीजें मैं गिनवा सकता हूं, आप जरूर, लेकिन अब आप जाने का वक्त आ गया है। देखिए आप जरूर गिनवा सकते हैं और मैं समझता हूं कि इस हुकूमत के और पिछली हुकूमतों में फर्क ये है कि जहां पे आप बता सकते हैं कि क्या रह गया, यहां पे आप ये भी बता सकते हैं कि क्या हो गया। लेकिन पिछली जो हुकूमतें हैं उसमें कुछ रह गया
और कुछ नहीं हो पाया। इस वजह से और आपने तीसरी दफा वज़ीर आज़म बनने के बाद तैयार कर लिया था कि पाकिस्तान से और तमाम मसाइल खत्म कर देंगे और अपने चौथे साल के अंदर 2018 के इलेक्शन है, ये जो आप चीजें दो चार कह रहे हैं कि वो उनमें बेहतरी की गुंजाइश है, वो 2018 का इलेक्शन जब हम जीतेंगे और नवाज शरीफ साहब दोबारा वजीर आजम बनेंगे अगले 5 साल के लिए, तो फिर वो तमाम चीजें मुकम्मल होंगी और इसी तरह की टनल्स बनेंगी, इसी तरह के रास्ते बनेंगे। मैंने तो आपको रोज मैं कहता हूं, वैसे तो आप अब मैं क्या कहूं, वो कह रहे हैं पिछले सेगमेंट में कह गई जो आसमा शिराजी